नोआ का जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, और वो भी कोई मामूली नहीं, पूरे 13वें प्रिंस के तौर पर। जैसे ही उसने पहली बार आंखें खोलीं, उसने अपने सामने एक सॉफ्ट सी केयरिंग महिला को देखा। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि ये मेरी माँ है या कोई मेड। तभी एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी आगे आया, और वहीं उसे समझ आ गया कि यही उसका असली पिता है, इस साम्राज्य का राजा। राजा ने उसे ध्यान से देखा और बोला कि नोआ अपनी माँ पर गया है। ये सुनते ही उसकी माँ थोड़ी शर्मीली हो गई और फट से बोल पड़ी कि उसकी आंखें और भौहें तो बिल्कुल राजा जैसी हैं। इसी बीच नोआ को एक अजीब चीज़ महसूस हुई। वो अपने स्टैट्स देख पा रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरबार का एक मेज आया, बड़ी सावधानी से नोआ को उठाया और राजा को बताया कि ये बच्चा वाटर मैजिक के लिए बना है। राजा जोर से हंसा और बोला कि जब नोआ बड़ा होगा तो उसे साउथ के वो इलाके मिलेंगे जहां ज़्यादातर वाटर मैजिक क्लैन रहते हैं, ताकि वो उन पर सही तरीके से राज कर सके। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब मेज ने नोआ के पूरे स्टैट्स चेक किए। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, पूरा दरबार साइलेंट हो गया। खुद राजा भी शॉक में था। किसी ने चिल्लाकर कहा, "ये तो चमत्कार है!" और देखते ही देखते पूरा दरबार वही बोलने लगा। नोआ ने खुद अपने स्टैट्स देखे और उसे समझ आया कि वो जन्म से ही एसएस रैंक वाटर मेज है, और ऐसा होना तो नॉर्मल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। 6 साल बीत गए। नोआ अब एक हेल्दी और स्मार्ट बच्चा बन चुका था। उसने अपने पिता के राज्य मिर्स के बारे में जाना। एक ऐसा राज्य जहां कई सालों से शांति थी, कोई वॉर नहीं, सब लोग आराम से रह रहे थे। राजा को लोग बहुत पसंद करते थे, और उसके बेटे भी पब्लिक और नोबल फैमिलीज में फेमस थे। लेकिन नोआ को पॉलिटिक्स और पावर गेम्स से ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि उसे अपने बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल चुका था। नोआ के पास एक यूनिक एबिलिटी थी। वो अपने अंडर काम करने वालों की एक्सपी अब्जॉर्ब कर सकता था। मतलब जितनी ज़्यादा मेड्स, उतनी ज़्यादा पावर। और सबसे क्रेजी बात यह थी कि जहां बाकी लोग एक लिमिट तक ही लेवल अप कर सकते थे, वहीं नोआ के लिए कोई कैप ही नहीं था। वो अनलिमिटेड ग्रो कर सकता था और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन सकता था। उसकी मेड्स उस पर पूरी तरह से लॉयल थीं, और अक्सर कहती थीं कि 6 साल का होने के बावजूद नोआ किसी अडल्ट जैसा बिहेव करता है। एक सुबह नाश्ते के टाइम वो सोच रहा था कि अभी उसकी उम्र कम है, इसलिए स्किल्स लिमिटेड हैं, लेकिन अगर उसने ट्रेनिंग जारी रखी तो वो अपने बड़े भाइयों को भी पीछे छोड़ देगा। तभी एक ब्यूटीफुल मेड एवलिन आई और बोली कि क्राउन प्रिंस और चौथा प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोआ ने फटाफट नाश्ता खत्म किया। आखिर पूरे किंगडम के क्राउन प्रिंस को वेट करवाना सही नहीं था। वो गेस्ट रूम में पहुंचा और रिस्पेक्ट के साथ एक घुटने पर बैठ गया। सामने थे क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और फोर्थ प्रिंस हेनरी। एल्बर्ट ने ठंडी नज़रों से पूछा कि वो कहाँ था, जबकि हेनरी ने स्माइल के साथ कहा कि नोआ एक डिसेंट और वेल मैनर्ड लड़का बन रहा है। एल्बर्ट ने कहा कि नोआ आगे चलकर एक परफेक्ट चांसलर बनेगा, और फिर बोला कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। उसने ताली बजाई और तभी एक डरा सहमा नौकर कमरे में आया। उसके हाथ में था एक छोटा सा ताबूत, जिससे खतरनाक ऑरा निकल रही थी। नोआ को ये गिफ्ट देखकर पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा अजीब सा तोहफा उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एल्बर्ट बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए नौकर को ताबूत खोलने का हुक्म दे देता है। बेचारा नौकर डरते डरते जैसे ही ताबूत खोलता है, कमरे में एक भयानक सी ऑरा फैल जाती है। मरे हुए और मरते हुए लोगों की फीलिंग, जिसे नोआ साफ महसूस कर पाता है। उसकी नज़र ताबूत के अंदर रखी तलवार पर टिक जाती है, और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, ये मैंने अभी क्या महसूस किया। वो संभल भी नहीं पाता कि एल्बर्ट उसे आदेश देता है कि तलवार उठाकर देखे कैसा लगता है। नोआ का मन बिल्कुल नहीं करता उस ब्लेड को छूने का, लेकिन आखिरकार वो क्राउन प्रिंस का तोहफा था। मना करना मतलब सीधा मौत को न्योता देना। मजबूरी में वो तलवार को धीरे से पकड़ता है। तलवार उसके छोटे से शरीर के लिए काफी बड़ी थी, फिर भी वो उसे उठा लेता है। एल्बर्ट मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पहले से ही भरोसा था कि नोआ ये कर पाएगा। फिर वो बताता है कि ये तलवार कोई आम हथियार नहीं, बल्कि खास तौर पर वाटर मेजेस के लिए बनाई गई है, और इसका नाम है लेवायथन। इसके बाद जो वो बताता है वो और भी डरावना था। नोआ से पहले 120 से ज्यादा लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही नोआ के हाथ कांपने लगते हैं, और वो लगभग तलवार गिरा ही देता है। तभी हेनरी उसे शांत करता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तलवार का श्राप इतना ताकतवर है कि अगर इसने नोआ को स्वीकार नहीं किया होता तो वो इसे छूते ही मर चुका होता। ये कहकर एल्बर्ट और हेनरी दोनों वहां से चले जाते हैं। नोआ झुककर उन्हें विदा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसका ये बड़ा भाई, जो कि पूरे साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है, बिना किसी वजह के उसकी जान दांव पर लगा रहा था। वो जानता था कि अगर ये बात उसने जोर से कह दी तो उसकी गर्दन अगले ही पल भाले पर टंगी होती।
उस रात जब नोआ सोने की तैयारी कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी एक दासी काफ़ी टेंशन में है। वो उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। दासी, जिसका नाम जोई था, पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जब नोआ जोर देता है तो वो एक घुटने पर बैठ जाती है और सच बता देती है। उसके गांव में बाढ़ आ गई थी, सब कुछ बह चुका था, उसका परिवार भूखा मर रहा था। वो रेड लाइट एरिया में जाकर अपना शरीर बेचने का सोच रही थी, बस ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। ये सुनते ही नोआ उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि जोई उसकी पर्सनल मेड है और वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। फिर वो उसे आदेश देता है कि वो अपनी माँ को एस्टेट में ले आए। नोआ उसकी माँ को रियर गेट क्लोजर की नौकरी देगा और उसे हर महीने $5000 सैलरी मिलेगी। जोई पूरी तरह शॉक में थी, उसने ऐसा कोई पद कभी सुना ही नहीं था और सैलरी तो और भी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन नोआ उसे भरोसा दिलाता है और बताता है कि राजधानी के पश्चिमी इलाके में एक खाली घर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। जुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हाउस बटलर डायलन वहां आता है और पूछता है कि क्या नोआ को कुछ चाहिए। नोआ उससे जुई के गांव में आई बाढ़ के बारे में पूछता है और कहता है कि वहां जितनी जमीन मिल सके सब खरीद ली जाए। डायलन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत खराब इन्वेस्टमेंट लग रही थी। लेकिन नोआ उसे समझाता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ गलत लोग वहां कब्जा कर लेंगे और आम लोगों को और परेशानी होगी। ये सुनकर डायलन हैरान रह जाता है। वो कहता है कि बिना किसी अनुभव के भी नोआ हालात को किसी अनुभवी इंसान की तरह हैंडल कर रहा है। नोआ मन ही मन सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में काफी तबाही देखी है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बता सकता। डायलन बताता है कि सारी जमीन खरीदने में करीब $70 मिलियन लगेंगे। ये सुनकर जोई के होश उड़ जाते हैं। खुद नोआ भी जानता था कि ये बहुत बड़ी रकम है। उसके पास टैक्स और भाइयों से मिले गिफ्ट्स मिलाकर करीब $50 मिलियन थे, मतलब अभी भी $20 मिलियन कम थे। नोआ डायलन से पूछता है कि राजधानी के दक्षिण में जो जमीन उनके पास है, क्या उसे बेचा जा सकता है। डायलन सन्न रह जाता है और मना करता है, क्योंकि वो जमीन खुद राजा ने गिफ्ट की थी और उसे बेचना बहुत बड़ा अपमान माना जाता। लेकिन नोआ शांत रहता है और कहता है कि वो अपने पिता को बाद में मना लेगा। उसके मुताबिक एक सच्चे नोबल को जनता की शांति और खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऊपर से जो नोबल खुद को बलिदानी दिखाता है, उससे जनता का प्यार भी मिलता है, जो आगे काम आ सकता है। डायलन सिर झुकाकर सब इंतजाम करने चला जाता है। अगली सुबह नोआ अपनी मेड्स की पूरी आर्मी के साथ बाढ़ वाले इलाके के निरीक्षण की तैयारी कर रहा होता है। तभी चौथा राजकुमार हेनरी उसे बुलाता है। हेनरी गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है और देर होने के लिए माफी मांगता है। हेनरी मुस्कुराता है और पूछता है कि वो कहाँ जाने वाला है। नोआ बताता है कि डासा नाम के इलाके में पूरी तरह बाढ़ आ चुकी है और वो वहां जमीन खरीदकर नुकसान का जायजा लेना चाहता है। हेनरी की नज़र एल्बर्ट द्वारा दी गई तलवार पर पड़ती है और वो पूछता है कि क्या नोआ उसे साथ ले जाने वाला है। नोआ कहता है कि वो बस एहतियात के तौर पर रखे हुए है, क्योंकि अभी तक उसे तलवार से कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। तभी हेनरी उसे सबकी नज़रों से दूर ले जाता है और बताता है कि उसे एल्बर्ट की अचानक दरियादिली और उस तलवार पर शक था। इसलिए उसने खुद रिसर्च की और पता लगाया है कि वो तलवार अपनी खुद की सोच रखती है। वो सिर्फ उसी इंसान को मानती है जिससे वो अपना असली मालिक स्वीकार करे। नोआ को वो सारे विजन याद आ जाते हैं, वो लोग जिन्होंने तलवार को काबू में करने की कोशिश की थी। अब उसे समझ आ जाता है कि ये तलवार एक पागल कुत्ते जैसी है और अगर उसे सच में कंट्रोल करना है तो पहले उसे अपनी काबिलियत से तलवार का भरोसा जीतना होगा। हेनरी जाते जाते नोआ को सावधान करता है। वो कहता है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो उस तलवार का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उसे अजीब सा फील आ रहा है कि कहीं ये तलवार उसकी जान न ले ले, जैसे इससे पहले सैकड़ों लोगों की ले चुकी है। इस चेतावनी के साथ ही नोआ डासा इलाके के लिए निकल पड़ता है। डासा पहुंचते ही नोआ पूरी तरह सन्न रह जाता है। बाढ़ ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। घर उजड़ चुके थे, जमीन बर्बाद थी और लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। वो डायलन को पास के सरकारी दफ्तर का पता लगाने और जमीन के कागजात की जानकारी निकालने को कहता है। इसके बाद वो जोई के साथ गांव के अंदर जाता है ताकि जमीनी हालात खुद देख सके। वहां वो देखता है कि लोग कच्चे से बनाए गए शेल्टर्स में लाइन लगाकर सरकारी राहत का खाना ले रहे हैं। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन जैसे ही वो खुद उस दलिया का एक कौर खाता है, सारी खुशी गायब हो जाती है। खाना इतना घटिया था कि नोआ को गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सरकार इतनी खराब क्वालिटी का खाना लोगों को खिला रही है। वो तभी इलाके के लोकल अफसर को बुलाने वाला ही था कि किस्मत से वही अफसर लॉर्ड गायल इंस्पेक्शन के लिए वहां आ जाता है। नोआ को उम्मीद थी कि गायल खाना देखकर भड़क जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। गायल ने नाक दबाई, दलिया को घूरा और बोला, काफ़ी है। ये सुनकर कुक्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हालात का फ़ायदा उठा रहे थे। हेड कुक गायल से कहता है कि उसके लिए हवेली में शानदार खाना तैयार है और गायल बिना रुके वहीं निकल जाता है। ये सब देखकर नोआ का दिमाग सटक जाता है। वो सीधा आगे बढ़कर गायल को रोकता है और उसे खुलकर करप्ट कह देता है।
उसकी बेइज्जती ऐसी जगह करता है जहां उसका नाजुक सा ईगो सबसे ज्यादा हर्ट हो जाए। गार्ल तिलमिला जाता है और तुरंत तलवार निकाल लेता है। नोआ बिना डरे लेवाइथन को बुलाता है, वही तलवार जो एल्बर्ट ने उसे दी थी, और मन ही मन चाहता है कि अगर ये तलवार उसे मारना चाहती है तो अभी कर ले। अगले ही पल तलवार हवा में उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। पहले नोआ को लगता है कि तलवार उसकी बात मान रही है, लेकिन तभी उसे उसकी असली ताकत का एहसास होता है। तलवार उसका विरोध करने लगती है। उसकी डरावनी ऑरा नोआ को अंदर तक जला रही होती है। फिर भी नोआ पीछे नहीं हटता। वो पूरी ताकत से डटा रहता है और आखिरकार उस पागल तलवार को काबू में कर लेता है। उसी पल वो समझ जाता है अब लेवाइथन ने उसे अपना मालिक मान लिया है। इसके बाद गार्ल के पास कोई चांस नहीं बचता। नोआ आराम से उसके अटैक को रोकता है और फैसला सुनाता है। आपदा के समय जनता को धोखा देने की सजा सिर्फ मौत होती है। एक ही बार में वो गार्ल का सिर धड़ से अलग कर देता है। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अगले ही पल गार्ड्स नोआ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि नोआ की वही लिंचिंग हो सकती थी। तभी वो लेवायथन को जमीन में जोर से गाड़ देता है। धरती में एक बेहद गहरा गड्ढा बन जाता है और सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। इसी हंगामे में एक नाइट वहां पहुंचता है, रोवन, जिसे हाल ही में इस इलाके का मैनेजर बनाया गया था। वो नोआ को पहचान लेता है और बिना एक पल गंवाए सबके सामने एक घुटने पर बैठ जाता है। और यहीं पर लोगों को एहसास होता है ये कोई आम बच्चा नहीं है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदल जाता है। एक एक करके सभी लोग नोआ के सामने घुटने टेक देते हैं। नोआ तुरंत होवन से कहता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ मौजूद हर इंसान को ढंग का खाना मिले। रोवन अपनी गलती मानते हुए तुरंत माफी मांगता है और बिना समय गवाए काम पर लग जाता है। सब कुछ संभलने के बाद नोआ को राजधानी से बुलावा आ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके पिता उसे डांटने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो राजा के सामने पहुंचता है, कहानी उल्टी निकलती है। उसके पिता उसकी तारीफ करते हैं कि उसने मुश्किल हालात में सही फैसले लिए। राजा उसके स्टैट्स फिर से चेक करते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले वो और भी बढ़ चुके थे। राजा नोआ को धन्यवाद देता है और कहता है कि आगे चलकर उसे राज्य चलाने में उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और नोआ राजधानी में ही रुक जाता है। आखिरकार यही शहर पूरे राज्य का दिल है, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा मौके वाला और सबसे ज्यादा टैलेंट से भरा हुआ। हर दिन यहाँ नए नए टैलेंटेड लोग काम की तलाश में आते हैं। नोआ का प्लान क्लियर था, इनमें से किसी एक को अपने साथ जोड़ना, ताकि वो और तेजी से ताकतवर बन सके। उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसके बारे में उसने सुना था कि वो एक शानदार सिंगर है और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। नोआ पता करता है कि वो किस थिएटर में परफॉर्म करने वाली है और जुई के साथ वहां पहुंच जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में इतनी खास है या बस हवा है। कुछ ही देर में स्टेज पर एक टॉप हैट पहने लड़की आती है। नाम था ऑली। जैसे ही वो गाना शुरू करती है, नोआ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो सोचता है कि भले ही वो सबसे टेक्निकली परफेक्ट सिंगर ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ में सच्चा प्यार और पैशन साफ झलकता है। नोआ समझ जाता है कि सही ट्रेनिंग और गाइडेंस मिले तो ये लड़की बहुत ऊपर जा सकती है। वो मन ही मन उसे अपने संरक्षण में लेने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। परफॉर्मेंस खत्म भी नहीं होती कि कुछ गुंडे थिएटर में घुस आते हैं और चिल्लाकर ऑली को चुप कराने लगते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लोग सांस रोक लेते हैं, समझ नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं। ऑली डर के मारे स्टेज पर जमी रहती है, जबकि गुंडे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक थिएटर वर्कर बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक मोटा सा गुंडा उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है और खुद स्टेज पर चढ़ जाता है। वो ऑली पर चिल्लाता है कि पैसे चुकाने का टाइम आ गया है। उसके मुताबिक स्टेज पर गाने से उसके पिता का कर्ज कभी नहीं उतरेगा। कांपते हुई आवाज में ऑली उससे गुजारिश करती है कि उसे थोड़ा वक्त दे, वो मेहनत कर रही है और जल्द ही पैसे चुका देगी। लेकिन वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि ये सब बेकार तरीके हैं। अगर जल्दी और आसान पैसा चाहिए तो उसे गलत रास्ते अपनाने चाहिए, ऑनलाइन फेम, सस्ती पॉपुलैरिटी और ऐसी चीज़ें जो वो करना ही नहीं चाहती। ऑली साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक इज्जतदार लड़की है और कभी खुद को इस तरह नीचे नहीं गिराएगी। ये सुनते ही उस गुंडे का चेहरा लाल हो जाता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी दोनों टांगें तोड़वा देगा। और यहीं पर नोआ की आंखों में कुछ बदल जाता है। यहीं पर नोआ आखिरकार बीच में दखल देने का फैसला करता है। वो सीधे उस मोटे गुंडे से कहता है कि लड़की से तुरंत दूर हट जाए। मोटा गुंडा पलटकर नोआ को ऊपर से नीचे तक देखता है और ताना मारते हुए कहता है कि जाकर अपनी माँ की गोद में बैठकर दूध पिए, वरना वो उसकी हालत खराब कर देगा। लेकिन नोआ को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सीट से कूदकर नीचे उतरता है और स्टेज की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि शाही कानून के मुताबिक बच्चों को उनके माता पिता के कर्ज के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। ऊपर से किसी भी इंसान को जबरदस्ती अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर करना भी अपराध है।
ये सुनते ही गुंडा आग बबूला हो जाता है। वो नोआ को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है और दहाड़ता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किससे पंगा ले रहा है। बस उंगलियां चटकाते ही नोआ के चारों ओर एक डरावनी बैंगनी ऑरा फैल जाती है। अगले ही पल तीनों गुंडे जमीन पर ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने उन्हें पटक दिया हो। नोआ अपनी तलवार निकालता है और सीधे मोटे गुंडे की तरफ तान देता है। अब गुंडों को समझ आ जाता है कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। जोई तुरंत घायल थिएटर वर्कर की मदद के लिए आगे आती है और उसे संभालती है। नोआ उससे कहता है कि अगर ये लोग दोबारा कभी यहाँ किसी को परेशान करें तो सीधे उसके पास भेज देना। जोई उस आदमी को एक कार्ड देती है। कार्ड देखते ही वो आदमी सन्न रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके सामने खड़ा बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का राजकुमार है। लेकिन नोआ को इन सब ड्रामों से कोई मतलब नहीं होता। वो ऑली की तरफ मुड़ता है और शांति से पूछता है कि उसका महीने का खर्च कितना है। ऑली थोड़ी देर सोचती है, माँ के इलाज और बाकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, और बताती है कि करीब $600 लगते हैं। नोआ बिना सोचे कह देता है कि वो उसे हर महीने $2500 देगा ताकि वो पूरी तरह से अपने गाने पर फोकस कर सके और बेहतर बन सके। ये सुनकर ऑली को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। नोआ आगे जोड़ता है कि जैसे जैसे वो बेहतर होगी उसकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसका गाना पूरा सुनना चाहता है और वापस अपनी सीट पर चला जाता है। उस शाम जब नोआ अपने घर लौटता है तो उसकी मेड्स उसका स्वागत करती हैं। तभी उसकी नज़र दोपहर वाले गुंडों पर पड़ती है जो ज़मीन पर सिर झुकाए माफ़ी मांगने आए होते हैं। अब जाकर उन्हें समझ आया था कि वो किससे उलझ गए थे, लेकिन नोआ उन्हें मिलने से मना कर देता है और मेड से कहता है कि उन्हें बाहर भिजवा दिया जाए। उसके मुताबिक एक प्रिंस के पास हर किसी से मिलने का टाइम नहीं होता। इसी बीच उसका बड़ा भाई हेनरी भी पहुंचता है। वो कहता है कि नोआ ने बिल्कुल सही किया। अगर वो ऐसे लोगों से मिलने लगे तो उसकी शाही हैसियत की वैल्यू कम हो जाएगी। नोआ उसे बताता है कि ये वजह अकेली नहीं थी। वो चाहता है कि गुंडों को लगे कि वो अब भी उनसे बहुत नाराज है ताकि वो दोबारा उस लड़की के आसपास भी ना भटके। हेनरी पूछता है कि वो लड़की कौन है और नोआ उसे लेकर इतना सीरियस क्यों है। नोआ जवाब देता है कि वो एक बेहतरीन सिंगर है और सही ट्रेनिंग के साथ आगे चलकर राज्य के लिए एक एसेट बन सकती है। हेनरी मुस्कुराता है और कहता है कि इतनी कम उम्र में भी नोआ हालात की गहराई को किसी एडल्ट की तरह समझता है। वो मजाक में कहता है कि गैरी उसकी उम्र का होकर भी बिल्कुल बच्चा सा बर्ताव करता है। नोआ बस शांति से जवाब देता है कि गैरी भी समय के साथ सब समझ जाएगा। बात फिर तलवार पर आ जाती है। हेनरी मानता है कि उसे यकीन नहीं था कि कोई लेवायथन को काबू में कर पाएगा, लेकिन नोआ सच में उसे मास्टर कर चुका है। वो पूछता है कि तलवार आखिर है कहाँ और नोआ उसे ढोता कैसे है, क्योंकि वो तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। नोआ खड़ा होता है और सब दिखा देता है। वो अपने जादू से तलवार को सामने बुलाता है। हेनरी पूरी तरह शौक में चला जाता है। नोआ समझाता है कि वो तलवार को छोटा कर लेता है और फिर अपनी बाह के अंदर छुपा लेता है। हेनरी बस धड़ाम से वापस बैठ जाता है और कहता है कि 200 सालों से वो तलवार एक श्राप मानी जाती थी और इतिहास में किसी ने भी उसे जीतने की हिम्मत नहीं की थी सिवाय नोआ के। रात में जब नोआ उस सेलिब्रेशन में जाता है जहां उसे बुलाया गया था, तो वो देखता है कि वही गुंडे अब भी वहीं पड़े हैं। मोटा गुंडा फिर से गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि वो उसे कहीं भी मार सकता है, इसलिए ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहीं से एक और बवाल शुरू होने वाला था। जवाब में नोआ बस अपनी तलवार से थोड़ी सी ऊर्जा रिलीज करता है, बस उतना ही काफी होता है। मोटा गुंडा फिर से घुटनों के बल जमीन पर आ गिरता है। नोआ उसे दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं समझता, सीधे अपनी बग्घी में बैठता है और अगले ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। जल्द ही वो अपने गंतव्य पर पहुंचता है जहां एक बुजुर्ग आदमी राय उसका स्वागत करता है। जैसे ही नोआ बॉलरूम में कदम रखता है, पूरा हॉल हलचल से भर जाता है। खबर फैल चुकी थी कि 13वां राजकुमार खुद यहां मौजूद है। राय उसकी तलवार के बारे में पूछता है तो नोआ शांति से बताता है कि ये वही लेजेंडरी तलवार है जिसे कभी श्रापित माना जाता था और जो उसे खुद क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ने गिफ्ट की है।